नमस्कार दोस्तों। किताबों की श्रृंखला में आज जिस किताब पर मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ उसका नाम है गोदूली की इबारतें। यह किताब बहुत ही वरिष्ठ राइटर और प्रसिद्ध राइटर जयशंकर जी द्वारा लिखित है। ये कथ्यता की किताब है और मेरी बहुत ही प्रिय किताब है। यह उन किताबों में शुमार है जो कि हमेशा मेरी रीडिंग टेबल पर रखी रहती हैं और जब भी मेरा मन होता है तो मैं उठाकर इसको पढ़ना शुरू कर देती हूँ। इस किताब तक मेरी पहुँचने की जो यात्रा है उसका श्रेय उन वेव्स को जाता है जो कि हमसे भी अधिक जानती हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कि एक किसी अनजान पगडंडी ने मेरी बाह गही और मुझे अगली पगडंडी पे छोड़ दिया और अंत में मैंने इन इबारतों को पढ़ते हुए पाया। अगर आप जो पाठक हैं वह तो इस किताब से बहुत कुछ पाएंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लेखक हैं और अगर लेखकीय यात्रा का ये आपका आरंभ है तब तो ज़रूर ही आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि अपनी कई बेचैनियों का, कई संशयों का उत्तर आप इसमें पाएंगे। जो रचनात्मकता का कोई भी क्षेत्र होता है वो बहुत ताप लिए हुए होता है और जब हम उन राहों पर चलते हैं तो काफ़ी सारे ज़ख्म भी हमको मिलते हैं। तो मैं तो इस किताब को बिल्कुल उस मरहम की तरह देखती हूँ जो कि हमारे सारे दर्द पे ताप पर हमसे हर लेता है। इस किताब को अगर आप देख सकें तो ये इसके हर पेज पे मैंने बहुत बहुत सारी पंक्तियाँ जो हैं अंडरलाइन कर रखी हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं कुछ कुछ पंक्तियाँ इसमें से पढ़ती चलूँ आप लोगों के साथ में। जैसे कि एक जगह पे लिखा हुआ है कि कुछ लेखकों की कल्पना शक्ति अद्भुत ढंग से उन लोगों, शहरों, सड़कों, गलियों और गलियारों को अपनी संपूर्णता में पकड़ पाती है जिनके अभाव में वे जी रहे होते हैं। कुछ ऐसे लेखक भी होते हैं जो लोगों और बस्तियों के बीचों बीच खड़े हुए भी उन लोगों और बस्तियों को थोड़ा सा भी पकड़ नहीं पाते। यह लेखक के स्वभाव की बात है, उसके अच्छे बुरे, छोटे बड़े होने की नहीं। ये बहुत ही गहरी पंक्तियाँ हैं और कितनी सुंदरता से उन्होंने ये बताया है कि जो लेखन है वह अलग हो सकता है। हमको लेखन के एक ही पैरामीटर्स हम सेट करके किसी रचना को नहीं पढ़ सकते। जैसे हर व्यक्ति अलग होता है वैसे ही हर लेखक भी अलग होता है, उसकी विशेषताएं भी अलग होती हैं, उसके कहने का ढंग भी अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सूक्ष्म ब्यौरे अगर रचना में होंगे, ब्यौरे रचना में होंगे तभी वह रचना बड़ी होगी। और बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बाह्य जगत से अधिक आंतरिक जगत में उन विचरण करते हों, उसके विषय में सोचते हों, और अगर उनसे आप पूछें कि आज आपने किस कलर के कपड़े पहने हैं तो बहुत संभव है कि उनको वह भी ना मालूम हो और वह चौंक कर अपने कपड़ों की तरफ देखें कि आज हमने कौन से कपड़े पहने हैं। तो ऐसा ही अन्य संदर्भ में भी हो सकता है। आगे के पन्नों से पढ़ती हूँ कुछ। पूरी ही किताब में हर पन्ने पर आप कहीं से भी खोल के पढ़ लेंगे तो बहुत सुंदर बातें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसमें उन्होंने एमिली के विषय में लिखा है कि एमिली का अपना प्राइवेट सा साहित्यिक जीवन रहा। ये बहुत सुंदर बात है, आप देखिए, बट ध्यान से सुनिएगा इसको। उनके जीवित रहते उनकी 7-8 कविताएं छपी थी और 56 बरस में उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन ने 1700 के आसपास उनकी अप्रकाशित कविताओं को पाया। वे 1886 में नहीं रहीं और 1955 के आसपास उनकी कविताओं के परिष्कृत संशोधित संस्करण से दुनिया ने जाना कि 19वीं सदी के अमेरिका में लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक वॉल्ट व्हिटमैन ही नहीं, एमिली डिकिंसन भी अपनी असाधारण कविताएं लिख रही थी। तो देखिए ये कितनी प्यारी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जिन रचनाओं पर आलोचक बात कर रहे हैं, जो रचनाएं पाठकों तक पहुंच रही हैं, अखबारों में दिख रही हैं, वही बड़ी रचना होंगी। बहुत सारे लेखकों के पास ऐसे संसाधन नहीं हो सकते, ऐसे संबंध नहीं हो सकते या ऐसी चाह नहीं हो सकती कि वह अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाना चाहें।
लेकिन इससे उनकी रचनाओं का मान कम नहीं हो जाता। और इसमें आगे एक और बड़ी प्यारी सी पंक्ति आती है, एक प्रश्न है एक्चुअली, कि आज से बरसों पहले दुनिया में कोई ऐसा कवि रहा था जिसने प्रकाशन को दिमाग की नीलामी कहा था, आज वे होती तब क्या सोचती। तो मैं तो इस किताब को पढ़ते हुए यही सोचती हूँ कि ऐसे हमको इतने सुंदर शब्दों में समझाने वाला, हमारे हर संशयों को दूर कर देने वाला कोई वरिष्ठ हमारे आसपास है, यह हम लोगों के लिए कितना बड़ा सुख है। किसमें वर्जीनिया वुल्फ की का जिक्र आता है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है कि इट बिकम्स स्ट्रेंज इंडीड दैट इलनेस हैज़ नॉट टेकन इट्स प्लेस विद लव एंड बिट्रेयल एंड जेलेसी अमंग द प्राइम थीम्स ऑफ लिटरेचर। मुझे लगता है कि आज तो काफ़ी बीमारियों पर लिखा जा रहा है। आगे जो है निर्मल वर्मा जी की भी कहानी का जिक्र है, और उन्होंने लिखा है उनकी अंधेरे में कहानी के संदर्भ में कि लेकिन बीमारी में गुस्सा भी टूटा फूटा आता है, कोई भी भाव अंत तक नहीं पहुंच पाता, बीच रास्ते में ही सूख जाता है। और बीमारियों की बीमारी के संदर्भ में मैं यहाँ पर स्वदेश दीपक जी की मैंने मांडू नहीं देखा और मंगला जी की सीरत को भी मैं किताबों को याद करूँगी। और मैं तो जो मुझसे परिचित हैं जानते हैं कि मेरे तो आसपास बहुत बीमारियाँ रहती हैं, तो मेरी कहानियों में हरसिंगार जानता है उत्तर कैंसर पर है, एस्बेस्टोसिस पे अभी मैंने पूछ पर पंख लिखी है, और अन्य भी जो कहानियाँ हैं उनमें उनका संदर्भ आता है। और जो मानसिक विचलन है वह तो काफ़ी मैं चाहती हूँ कि उन पर बात हो, काम हो, क्योंकि ये बहुत अननोटिस रहते हैं और कई बार हमारे संबंधों को बहुत ख़राब कर देते हैं, क्योंकि कोई उनको उस तरीके से समझ नहीं पाता और उसे एक बीमारी ना मानकर उसे व्यक्ति का व्यवहार मान लिया जाता है, तो वहाँ पे इस गलतफहमी में काफ़ी सारे संबंध खराब होते हैं। तो और पर इन पंक्तियों को पढ़कर ज़रूर मेरे मन में आया कि क्या वाकई ऐसा है कि बीमारी पर कम लिखा गया है या उस दृष्टि से नहीं लिखा गया है। अगर आपने इस विषय में कोई बहुत अच्छी रचना पढ़ी हो, किताब पढ़ी हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं भी उसको ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। कुछ और पन्ने मैं पढ़ती हूँ इसी किताब से। जो किताब है ये बस एक लेखक की डायरी की तरह नहीं है, इसमें बहुत सुंदर बातें हैं। इसमें 4 भाग हैं इस किताब के, और मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बता देती हूँ। इसका जो प्रथम भाग है वो इबारतें करके है, जो सेकंड है उसमें निबंध है, निर्मल वर्मा जी पर है, साहित्य से और सिनेमा पर है, गांधी जी पर है। भाग 3 में वक्तव्य हैं जो कि उन्होंने विभिन्न आयोजनों में, साहित्यिक कार्यक्रमों में जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं। फिर इसका चौथा भाग संस्मरण है, और 5वां जो है वह रेखा चित्र है। बहुत ही संवेदनशील चिंतक हैं जयशंकर जी, और बहुत ही गहन अध्येता हैं। तो इस किताब को पढ़ना, आप इस एक किताब को पढ़कर आपको लगेगा कि आपने 100 किताबें पढ़ ली हैं। कुछ और बहुत सुंदर बातें इस किताब में हैं। मैंने तो खैर पूरी किताब ही मार्क कर रखी है, पर मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मैं कुछ कुछ वो पढ़ती हूँ उसमें से अंश। इसमें एक विनोबा जी का कथन आता है इसमें, और बहुत ही प्यारी लाइन है, बहुत ही प्यारी है। तो उन्होंने लिखा है, ये विनोबा भावे जी की बात है, जिन्होंने कहा था कि हर नदी का स्वप्न सागर को खुद को सौंप देने का होता है। हर नदी यह चाहती है कि उसका अंतिम पड़ाव समुद्र हो, पर अपने स्वप्न के बावजूद वह अपने सामने आ रहे गड्ढों को भरना नहीं छोड़ती, फिर चाहे समुद्र तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। यह बात मुझे बहुत प्यारी लगी, और जीवन के संदर्भ में भी अगर हम इसे अपने जीवन में अपना सकें, ढाल सकें, तो ये बड़ी सुंदर बात होगी।
यहीं पर मैं जो हूँ अधिक ना बोल के मैं इसमें से, क्योंकि बहुत सारी पंक्तियाँ मैंने अंडरलाइन कर रखी हूँ, मैं चाहती हूँ वह आप तक पहुँचें। अगर इन पंक्तियों से आप भी जुड़ें, आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इस किताब को पढ़िएगा। एक जगह वह लिखते हैं कि खुद से हमारी लड़ाइयाँ, स्वयं से हमारा संवाद लिखने के प्रति हमारी जिम्मेदारी को बढ़ा सकता है। अपने प्रति आलोचनात्मक होने से अपनी सीमाएं, संभावनाएं, अपने दोष और यदि हम सौभाग्यशाली हैं तो कभी कभी छोटी मोटी हमारी सफलताएं या हमारी बड़ी बड़ी नाकामियां हमें साफ साफ नजर आने लगती हैं। आखिर एक लेखक अपना सारा जीवन आस्थाओं और संशयों के बीच के संघर्ष के साथ ही गुजारता होगा, जैसे कोई सन्यासी त्याग और तृष्णा के बीच की लड़ाइयों में जीवन भर उलझा रहता है। उसका आत्म संघर्ष अपनी हर रचना से शुरू होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। एक और जो कई बार डिबेट यहाँ पर मैं देखती हूँ कि चलती है, बहुत से लोगों का मानना है कि अगर आप एक काबिल लेखक हैं तो अपना जो आप सर्वश्रेष्ठ है वह अपनी युवा अवस्था में ही लिख देते हैं, और अगर आपने अपनी युवा अवस्था में कुछ नहीं लिखा है तो ऐसे लोगों का मानना है कि उसके बाद आप कुछ अच्छा लिख पाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसका जवाब भी वह देते हैं, और उन्होंने लिखा है कि मराठी में ज्ञानेश्वरी को क्लासिक का दर्जा मिल रहा है। कथन यह है कि संत ज्ञानेश्वर ने इसे 16 वर्ष की उम्र में लिखा था, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा भी सच है कि टॉल्स्टॉय ने क्रूज़र्स सोनाटा और इवान इलिच की मृत्यु जैसी अपनी असाधारण कहानियाँ जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी थीं। हेमिंगवे ने अपने नोबेल पुरस्कार ग्रहण करने के वक्तव्य में कहा था कि मुझे शर्म है कि आइजैक जेनिसन जीवित हैं और मैं नोबेल पुरस्कार ले रहा हूँ, और जो आइजैक जेनिसन है इन्होंने अपने जीवन के 60वें वर्ष में कथा कहानियाँ लिखना शुरू किया था। तो ये चीज़ है कि बहुत सारे पूर्वाग्रह हम लोगों ने पाले हुए हैं और हमको बताए जाते हैं, हम भी कहीं ना कहीं उन पर विश्वास कर लेते हैं शायद, और अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। तो मुझे तो ये किताब बहुत पसंद आई। आप लोग पढ़िएगा तो मुझे लगता है आपको भी पसंद आएगी, और स्पेशली अगर आप एक राइटर हैं तब तो आपको ये किताब ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। और आगे भी लिखते हैं कि पढ़ना संसार को भी पढ़ता है, पढ़ना साहित्य को भी पढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग, और ये तो मैं भी महसूस करती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा किताबों में डूब जाते हैं, इतना ज़्यादा कि वे अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने समाज से भी दूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका लेखन बड़ा यांत्रिक हो जाता है, और उसमें जो एक जीवन से जुड़ाव है वह दिखना बंद हो जाता है। इस यहाँ पर एक पंक्तियाँ आती हैं अगले ही पेज के, और आज के संदर्भ में तो ये बहुत ही सही पंक्तियाँ हैं। आप सुनिएगा, आप भी मुझे लगता है कि सहमत होंगे कि हम सार्वजनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा बोलने लगे हैं, और साहित्य में भी। हमारे देश के राजनीतिक जीवन में भी भाषा का शोर बढ़ा है। इधर के हमारे लेखन में भाषा बोध कमज़ोर हुआ है। साहित्य के साथ एक बड़ा संकट यह जुड़ा होता है कि उसे इन शब्दों में मानवीय पीड़ा को व्यक्त करना है जो शब्दों में व्यक्त ही नहीं की जा सकती। ऐसे में शब्दों के गहरे अर्थों को, शब्दों के एकांत को, शब्दों के स्वप्न और शब्दों के सच को और उसकी सत्ता को बचाए रखना हमारी लेख की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए वर्जीनिया वुल्फ शब्द के एकांत पर इतना जोर देती थी। शब्द से मौन को पकड़ने की हमारी इस यात्रा में हमें अपनी भाषा बोध पर बार बार गहनता और गंभीरता से सोचना होगा। अगले पेज, ये जो मैं आपको पंक्तियाँ पढ़कर सुना रही हूँ अभी, ये एक वक्तव्य से हैं, और ये जो वक्तव्य है अगर मैं सही हूँ तो भारत भवन के आयोजन में जयशंकर जी ने दिया था। एक ये लेख की प्रक्रिया पर ही है। मैं एक बार इसका नाम है रचनाशीलता का आत्मसंघर्ष। वहाँ से मैं तो चाहती थी कि काश कि मैं ये पूरा का पूरा वक्तव्य आपके लिए पढ़ दूँ, पर वो संभव नहीं है, तो मैं उसमें से कुछ अंश पढ़ती हुई चल रही हूँ। और एक पंक्ति यहाँ पर आती है कि एक अच्छा साहित्य अपने पाठक को झूठी आशाएं देने से बचता है।
तो अंत के संदर्भ में भी कई बार हम लोगों को संशय होता है कि कहानी को हम ले तो आए, यात्रा तो हो गई, लेकिन अब उसको पहुंचाया कहाँ जाए। और अगर आप एक यथार्थ से जुड़ा हुआ अंत करते हैं और जो यथार्थ है वह तो हमेशा सुखांत नहीं होता, तो दुखांत भी हो सकता है, निराशावादी भी हो सकता है, तो वहाँ पर कई बार क्वेश्चन मार्क्स भी लगते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस पंक्ति से हमें अपना उत्तर मिल सकता है कि झूठी आशाएं देना अपने पाठक से छल करना है। आगे भी एक और पंक्ति वे लिखते हैं कि विडंबना है कि रचने के दौरान विचार तो काम आते हैं, विचारधाराएं नहीं आती हैं। विचारधारा से व्यक्तिगत स्वतंत्रता बोध खतरे में पड़ जाता है, जो किसी भी रचना या रचनाकार के अच्छे होने के लिए अत्यंत ज़रूरी है। और इसमें एक पंक्ति वह और अगले पेज पर आती है जो कि मुझे भी महसूस होता है। और पीछे कुछ कहानियों पर जब बात हुई तो मैंने इस बात को स्वयं भी महसूस किया था और कहा भी था कि दुनिया भर की अच्छी कहानियों को पढ़ते हुए आप महसूस करेंगे कि वहाँ पहुँचना ही नहीं, यात्रा करना भी नज़र आ रहा है। हमारी यहाँ की कहानियों में ही मुझे दोष नज़र आता है कि हमारे ज़्यादातर कथाकार लोग, वे इसमें स्वयं को भी शामिल मानते हैं, पहुंचने की यात्रा पर उतना जोर नहीं दे रहे हैं। और मैंने भी ये बात अपने पास नोट कर ली है, और मैं भी अपनी सभी कहानियों को इस कसौटी पर ज़रूर कसना चाहूँगी कि उसमें ये यात्रा जो है दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि असली संघर्ष तो वही होता है। आप किस मंजिल पर पहुँचे, कि कहाँ पहुँचे, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम वहाँ कैसे पहुँचे, किस प्रकार पहुँचे, किन संघर्षों से जूझते हुए पहुँचे। अंत में एक बात और पढ़ देती हूँ कि और ज़रूरी बात है ये कि उन्होंने लिखा है कि यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ ऐसे आलोचक कम हैं। मुझे आलोचकों के काम में एक यह भी काम बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि वे अपने समय में लिखी जा रही कविताओं, कहानियों में जो यंग वॉइस आई है, जो यूथफुलनेस आया है, उसको जाने, पहचाने और पाठकों तक पहुँचाएँ। लेकिन हिंदी आलोचना की इस गरीबी और हिंदी आलोचना की दरिद्रता ने ज़्यादा बड़ा नुकसान किया है। बहुत कम मैं राइटर्स ऐसे पाती हूँ जो कि हम नए लेखकों की रचनाओं पर बात करते हैं, गुणदोष बताते हैं, संबल देते हैं। कुछ का नाम मैं ले सकती हूँ, पर मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि शायद मुझसे वे लोग जुड़े हैं और किसी और से कुछ और लोग जुड़े होंगे जो उनको संभाल रहे होंगे। तो अगर मैं उनके नाम नहीं लूँगी तो फिर थोड़ा सा मुझे खुद में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं उसको जाने देती हूँ। पर हाँ, ये अच्छी बात है कि बदलाव तो हम देख रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आज जब हम इतने बिज़ी हो गए हैं कि कांटेक्ट एक दूसरे से नहीं हो पा रहा, उस तरीके के डिस्कशंस नहीं हो पा रहे, तो सोशल मीडिया ने हमको एक तमाम नेगेटिविटी के बाद भी एक पॉजिटिविटी दी है कि एक छोटा सा ही सही हमारा एक साहित्यिक संसार यहाँ पर बन जा रहा है। एक और बात बहुत सुंदर यहाँ पर आई थी, जो हमारे पौराणिक उपन्यास हैं उनके संबंध में। तो उन्होंने लिखा है कि मिथकों के साथ संवाद करना, मिथकों के बारे में सोचना, यह हमारे अपने देश में एक इतना लंबा सिलसिला है, और यह अकारण नहीं है। कर्ण के ऊपर या द्रौपदी के ऊपर हर 2-3 साल में कोई उपन्यास आता है, हर साल कोई ना कोई कृति आती है, और ये हमारे वे पात्र हैं जो सबसे ज़्यादा अंतर्विरोध से भरे हुए हैं। एक व्यक्ति में अंतर्विरोध का होना, अधूरेपन का होना, यह बिल्कुल सहज स्वाभाविक है। ऐसा कोई व्यक्ति संसार समाज में नहीं पैदा होगा जिसके अपने अंतर्विरोध नहीं होंगे। तो ये भी कहानी लिखते हुए शायद ये भी एक याद रखना बड़ी बात है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको हमको सुपरमैन या सुपर वूमेन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो अपेक्षाएं हैं, चाहते हैं, वह सब हम एक मानवीय लेवल पर उसको दर्ज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारी बातें इससे आपको पढ़ती हैं, और काफ़ी लंबा वीडियो मुझे लग रहा है हो गया है। आई डोंट नो ये अपलोड भी हो पाएगा कि नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि ये तो मैंने कुछ बातें पढ़ी, अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। गोधुंड की इबारतें, जयशंकर जी ने इसको लिखा है, और आधार प्रकाशन से ये किताब आप आई है।
अगली 2 या 3 किताबों पर मैं शायद एक साथ बात करूँगी। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप जुड़े रहेंगे और इस किताब को पढ़कर आपने क्या पाया मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।